It's myself Tahura Sheikh. Today we will see Unit 9 Device Management. Unit 9 में हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं? फर्स्ट वी विल सी इंट्रोडक्शन, देन वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. उसके बाद देखेंगे इनपुट आउटपुट हार्डवेयर के प्रिंसिपल्स, इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल्स. देन वी विल सी द व्हाट इज़ डिस्क और उसके बाद लास्ट में देखेंगे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. नाउ व्हाट इज़ डिवाइस मैनेजमेंट. डिवाइस मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? सो डिवाइस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लाइज द मैनेजमेंट ऑफ द आईओ डिवाइसेस. अब आईओ डिवाइसेस कौन से हैं? कीबोर्ड है, मैग्नेटिक टैप, डिस्क, प्रिंटर, माइक्रोफोन, यूएसबी पोर्ट, स्कैनर, कैमकोडर. ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करती है और वो मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? डिवाइस मैनेजमेंट. IO डिवाइस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी फंक्शनलिटीज़ है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल एक्टिविटी कौन सी है? IO डिवाइस को मैनेज करना. ऑपरेटिंग सिस्टम IO डिवाइसेस को मैनेज करती है. IO इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ द यूज़र टू कंप्यूटर. सिंपल सी बात है, यूज़र जब कंप्यूटर को इनपुट देगा तो वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देगा, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा. और जो आउटपुट लेगा वो आउटपुट डिवाइसेस से लेगा, डेस्कटॉप होगा, प्रिंटर होगा, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस से यूज़र आउटपुट लेगा. सो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस है वो यूज़र के साथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है. ये IO डिवाइसेस के थ्रू यूज़र कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम और द OS मैनेजेस द कम्युनिकेशन विद द डिवाइसेस थ्रू आर रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स. अब जितने भी IO डिवाइसेस होंगे वो सारे IO डिवाइसेस के अपने अपने ड्राइवर्स होंगे. फॉर एग्जांपल USB पोर्ट होगा तो USB पोर्ट का USB के ड्राइवर्स कंप्यूटर में सिस्टम में इंस्टॉल किए गए होते हैं. ड्राइवर्स क्या होता है? वो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर कोड लिखा होता है. वो कोड के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम पर्टिकुलर IO डिवाइसेस को मैनेज करेगा. आपने USB पोर्ट में USB इंसर्ट किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम को USB ड्राइवर की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? वो USB का डेटा रीड कर सकेगा. आपको कोई डेटा USB में स्टोर करना है तो आप स्टोर कर सकेंगे. मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? जो भी रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स है IO डिवाइसेस के, वो ड्राइवर्स की हेल्प से IO डिवाइसेस को मैनेज करता है. The operating system component provide a uniform interface to access the devices of varied physical attributes. ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू IO डिवाइसेस के साथ यूज़र काम कर सकता है. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस. Now we will see the service of an operating system as a IO manager. ऑपरेटिंग सिस्टम IO मैनेजर के बिहाफ में काम करता है. IO मैनेजर तरीके काम करता है. उसकी सर्विसेज कौन सी है? Keep tracks of all devices. The program which is responsible to perform this is called IO controller. वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? जितने भी IO डिवाइसेस होंगे वो सारे IO डिवाइसेस का इंफॉर्मेशन को ट्रैक करेगा, सारे IO डिवाइसेस को ट्रैक करेगा और वो क्या करेगा? एंड द प्रोग्राम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म दिस इज़ कॉल्ड IO कंट्रोलर. एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है? एक प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म दिस इज़ कॉल्ड IO कंट्रोलर. एक प्रोग्राम होगा जो सारे IO डिवाइसेस को ट्रैक करेगा. वो प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? IO कंट्रोलर बोलते हैं. मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ ईच डिवाइस सच एज स्टोरेज ड्राइवर्स, प्रिंटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस. स्टोरेज ड्राइवर्स है, प्रिंटर है और दूसरे ऐसे पेरिफेरल डिवाइसेस है, वो सारे डिवाइसेस के स्टेटस को वो मॉनिटर करता है. कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम. एनफोर्सिंग द preset policies and taking a decision which process get the device when and how
एंड फॉर हाउ लॉन्ग। अब कोई भी प्रोसेस आएगी, उसको प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के इन बिटवीन इट में पॉसिबल कि कोई आईओ रिक्वेस्ट आई, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, कुछ पॉलिसीज़ को फॉलो करेगा। वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसीजन लेगा कि कौन सी प्रोसेस को कब कौन सा आईओ डिवाइस कितने टाइम पीरियड के लिए अलोकेट करना है। अलोकेट एंड डी अलोकेट्स द डिवाइस इन एफिशिएंट वे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, आईओ डिवाइसेस को अलोकेट करेगा। जब उसका प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा तो आईओ डिवाइसेस को डी अलोकेट करेगा इन अ एफिशिएंट वे। डी अलोकेटिंग दैम एट 2 लेवल्स, 2 लेवल पे आईओ डिवाइसेस को डी अलोकेट कर सकते हैं। एट द प्रोसेस लेवल व्हेन आईओ कमांड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड एंड द डिवाइस इज टेम्पररीली रिलीज्ड। अब 2 लेवल पे आईओ डिवाइसेस को डी अलोकेट कर सकते हैं। पहला प्रोसेस लेवल पे, जहाँ पर क्या होगा, आईओ कमांड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, आईओ कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है और डिवाइस टेम्पररीली रिलीज हो गया है। एंड सेकेंड इज जॉब लेवल। जॉब लेवल में क्या होगा, व्हेन द जॉब इज़ फिनिश्ड एंड डिवाइस इज़ परमानेंटली रिलीज्ड। जॉब फिनिश हो गई है, जॉब का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया है और डिवाइस परमानेंटली रिलीज हो गया है, तब हम आईओ डिवाइस को डी अलोकेट कर सकते हैं। मीन्स एक प्रोसेस लेवल पे ऑपरेटिंग सिस्टम आईओ डिवाइस को डी अलोकेट करेगी जहाँ पर डिवाइस टेम्पररीली रिलीज़ हुआ है, और एक जॉब लेवल पे ऑपरेटिंग सिस्टम आईओ डिवाइस को डी अलोकेट कर सकती है जहाँ पर डिवाइस परमानेंटली रिलीज हो जाता है। ऑप्टिमाइजेज द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिवाइसेस। हर एक डिवाइसेस के परफॉर्मेंस को इंडिविजुअली ऑप्टिमाइज करता है, ऑब्जर्व करता है, ट्रैक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मॉनिटरिंग ऑल द आईओ डिवाइसेस, हर एक आईओ डिवाइसेस को मॉनिटर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑर्डर द आईओ डिवाइसेस, कैप्चर इंटरप्ट्स एंड मैनेज बग्स रिलेटेड टू आईओ। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आईओ डिवाइसेस के को यूज़ करने के टाइम पर कोई एरर और बग्स आ सकती है, कोई इंटरप्ट आ सकते हैं, तो वो सब कुछ मैनेज कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कोई प्रोसेस को आईओ डिवाइस की रिक्वेस्ट आएगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आईओ डिवाइसेस अलोकेट करेगा। आईओ डिवाइस का जब काम फिनिश हो जाता है, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाता है, तो आईओ डिवाइस को डी अलोकेट करेगा। इन बिटवीन आईओ डिवाइसेस के यूज़ करने के टाइम पर अगर कोई एरर और बग्स आती है, इंटरप्ट आती है, तो वो सबको मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। A well communication channel between IO devices and all other hardware component. IO devices और दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। Now we will see the characteristics of IO devices. उसमें क्या है, आईओ डिवाइसेस इंक्लूड कौन से आईओ डिवाइसेस है, जैसे हमने आगे देखा, माउस, कीबोर्ड, टच पैड, डिस्क ड्राइवर्स, डिस्प्ले एडेप्टर्स, यूएसबी डिवाइसेस, बिट मैप्ड स्क्रीन, एलईडी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ऑन ऑफ स्विच, नेटवर्क कनेक्शन, ऑडियो आईओ, प्रिंटर्स एक्सेट्रा। ये सारे डिवाइसेस क्या है, आईओ डिवाइसेस है। कुछ डिवाइसेस इनपुट लेने के लिए यूज़ होते हैं, कुछ डिवाइसेस आउटपुट देने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो कि कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर ये इनपुट डिवाइस है। हेडफोन, हेडसेट, लेज़र प्रिंटर, स्क्रीन, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सब आउटपुट डिवाइसेस है। और ये जो डिवाइसेस है जैसे कि डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, सीडी, डीवीडी, कैम, वेब कैम, फैक्स, मॉडेम, ये इनपुट और आउटपुट दोनों तरह के डिवाइस है। मीन्स वो इनपुट लेते भी है और आउटपुट देते हैं। जैसे डिजिटल कैमरा में आप इमेज को कैप्चर करोगे तो वो इनपुट लेगा, और आप वहाँ से डिजिटल कैमरे के जो फ़ोटोज़ है वो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो कैमरे में से। सो वो आउटपुट भी प्रोवाइड करता है। मीन्स वो इनपुट आउटपुट दोनों तरह का डिवाइस है। This device can be roughly categorized as a storage, communication and user interface. दो तरह के कैटेगरी में उसको रखा जा सकता है आईओ डिवाइसेस को। एक स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड यूज़र इंटरफेस, तीनों तरह की कैटेगरी में उसको कैटेगराइज किया जाता है डिवाइसेस को। सॉरी, नॉट टू, बट इन 3 कैटेगरी डिवाइसेस कैन बी कैटेगराइज्ड. The peripheral devices can communicate with the computer via signal sent over wires. Peripheral devices कैसे communication करेंगे? Wires के थ्रू, signals
के थ्रू कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। अब वायर्स और द एयर एंड कनेक्ट विद द कंप्यूटर वाया पोर्ट्स, वो वायर्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या तो फिर इन एयर कम्युनिकेशन हो सकता है, या तो फिर पोर्ट के साथ कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे यूएसबी पोर्ट में आप यूएसबी अटैच करोगे तो वो सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा वो पेरिफेरल डिवाइस, तो पोर्ट के साथ भी अटैच हो सकता है, वायर के साथ भी कंप्यूटर के साथ, वायर के थ्रू भी कंप्यूटर के साथ अटैच हो सकता है, या तो फिर इन एयर मीन्स वाईफाई के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू भी पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच हो सकते हैं। अ कॉमन सेट ऑफ वायर्स कनेक्टिंग अ मल्टीपल डिवाइस इज टर्म्ड एज अ बस। जो वायर्स का जो कॉमन सेट होता है जिससे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उसको बस बोला जाता है। डिवाइस ड्राइवर्स आर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स दैट कैन प्लग्ड इनटू एन ओएस टू हैंडल अ पर्टिकुलर डिवाइस और अ कैटेगरी ऑफ अ सिमिलर डिवाइस। डिवाइस ड्राइवर्स, जैसा हमने आगे देखा कि डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर कोड लिखा होता है आईओ डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम वो ड्राइवर्स का यूज़ करके आईओ डिवाइसेस को हैंडल करता है, मैनेज करता है। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ आईओ डिवाइसेस। दो तरह के आईओ डिवाइसेस के टाइप्स है, एक ब्लॉक्ड डिवाइस सच एज डिस्क और दूसरा है कैरेक्टर डिवाइस। ब्लॉक डिवाइस में क्या होगा, अ डिवाइस इज वन विथ विच द ड्राइवर्स कम्युनिकेट बाय सेंडिंग द एंटायर ब्लॉक ऑफ डेटा। जिसके अंदर क्या होगा, ड्राइवर्स कैसे कम्युनिकेट करेंगे, पूरा ब्लॉक ऑफ डेटा सेंड करके वो डिवाइस कम्युनिकेट करेंगे, पूरा जो ब्लॉक ऑफ डेटा है वो सेंड होगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क, यूएसबी कैमरास, डिस्क ऑन की एक्सेट्रा, ये सारे डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ब्लॉक ऑफ डेटा को एक साथ सेंड करते हैं। नाउ द कैरेक्टर डिवाइसेस में क्या होगा कि कैरेक्टर डिवाइसेस विल सेंड अ सिंगल कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर को वो सेंड करेंगे। कैरेक्टर डिवाइस इज वन विथ विच the driver communicate by sending and receiving a single character। ड्राइवर्स, उसके ड्राइवर्स, कैरेक्टर डिवाइसेस के ड्राइवर्स क्या करते हैं, सिंगल डेटा सेंड करते हैं, सिंगल डेटा रिसीव करते हैं, मीन्स बाइट्स सेंड और रिसीव करेंगे। इसमें पूरा ब्लॉक ऑफ डेटा एक साथ सेंड और रिसीव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स एंड साउंड कार्ड्स एक्सेट्रा, ये सारे कैरेक्टर डिवाइसेस के एग्जाम्पल है। अनदर इज प्रिंटर, माउस, एनआईसी एक्सेट्रा। इंडिकेट द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। देयर आर टू मेजर कंपोनेंट है हार्डवेयर के, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, उसको डिवाइस कंट्रोलर या अडेप्टर भी बोलते हैं, और दूसरा है मैकेनिक कंपोनेंट्स। मेमोरी मैप्ड आईओ इज़ अ टेक्निक फॉर कम्युनिकेटिंग विथ आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं मेमोरी मैप्ड आईओ। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ मेमोरी मैप्ड आईओ। It is suitable for the device which must move large quantities of data quickly such as graphic cards। इसमें क्या होता है, आईओ मैप्ड टेक्निक में क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा क्विकली सेंड कर सकते हैं, क्विकली रिसीव कर सकते हैं, सो इट विल गेट वी कैन सो ईजीली फास्ट डेटा का ट्रांसफ़र हो सकता है यहाँ पर डिवाइसेस के थ्रू। मेमोरी मैप्ड आईओ टेक्निक जो है वो कौन से डिवाइसेस के लिए सूटेबल है, जहाँ पर लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा क्विकली मूव होना चाहिए, वहाँ पर ये टेक्निक यूज़ होती है। जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्ट मूव होना चाहिए, ऐसे डिवाइसेस में मेमोरी मैप्ड आईओ टेक्निक सूटेबल है, यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स कार्ड्स मेमोरी मैप्ड आईओ टेक्निक को यूज़ करता है। वो ग्राफिक्स कार्ड क्या करेगा, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ डेटा जो है वो क्विकली मूव करेगा। मेमोरी मैप्ड आईओ कैन बी यूज्ड आइदर इंस्टेड ऑफ or more often in a combination with a traditional register के साथ भी memory mapped IO टेक्निक यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स कार्ड स्टिल use register for control information such as setting the video mode। ग्राफिक कार्ड अभी भी रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए, सच एज वीडियो का मोड सेट करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड क्या करेगा, रजिस्टर को यूज़ करता है।
A potential problem exists with memory mapped I/O if a process is allowed to write directly to the address space used by the memory mapped I/O device. अगर प्रोसेस डायरेक्टली अलाउ करती है, डायरेक्टली एड्रेस स्पेस पर राइट करने का अलाउ करती है, तो फिर मेमोरी मैप्ड आईओ डिवाइस जो टेक्निक है वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है. नाउ वी विल सी व्हाट इज़ DMA. It is a technique for moving data directly between the main memory and I/O devices without CPU's intervention. CPU के इंटरवेंशन के बगैर, इंटरफियरेंस के बगैर मेन मेमोरी एंड I/O डिवाइसेस के बीच में जो डेटा मूव होता है डायरेक्टली, वो कौन सी टेक्निक से मूव होता है? DMA. DMA का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. इट ट्रांसफर्स द ब्लॉक ऑफ डेटा. ब्लॉक ऑफ डेटा को ट्रांसफ़र करेगा मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोसेसर. प्रोसेसर मीन्स CPU के पार्टिसिपेशन के बगैर, इंटरफियरेंस के बगैर, इंटरवेंशन के बगैर ब्लॉक ऑफ डेटा मेन मेमोरी और IO डिवाइसेस के बीच में मूव होगा. द यूनिट दैट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ एक्सेसिंग अ मेमोरी डायरेक्टली इज कॉल्ड DMA कंट्रोलर. अब जो यूनिट है जिसके थ्रू कंट्रोल होता है ये डेटा को मूव करने की एक्टिविटी, दैट इज़ कॉल्ड DMA कंट्रोलर. In the absence of DMA, reading from a disk is done with the following steps. अब DMA की एब्सेंस में डिस्क में से डेटा जब रीड होता है तब कौन से स्टेप्स होते हैं वो हम देखेंगे. द कंट्रोलर सीरियली फैच एवरी बीट फ्रॉम द ब्लॉक विच may have one or more sector and maintain the whole data in its terminal buffer. कंट्रोलर क्या करेगा? कंट्रोलर सीरियली फैच, सीरियली एक एक बीट को फैच करेगा ब्लॉक में से, विच में है वन और मोर सेक्टर, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा सेक्टर्स हो सकते हैं. और वो क्या करेगा? मेंटेन द होल डेटा, हर पूरे डेटा को इंटरनल बफर में मेंटेन करेगा. द कंट्रोलर देन चेक फॉर अ रीड एरर बाय कंप्यूटिंग द चेकसम वैल्यू ऑफ द डेटा. चेकसम वैल्यू को कंप्यूट करके, चेकसम वैल्यू जो डेटा की होगी उसको कंप्यूट करके वो चेक करेगा कि इफ़ देयर इज़ एनी रीड एरर है या नहीं. The controller then send an interrupt signal to the system. कंट्रोलर फिर क्या करेगा? इंटरप्ट सिग्नल सिस्टम को सेंड करेगा. द OS रीड द इंफॉर्मेशन फाउंड इन द कंट्रोलर्स बस. अब कंट्रोलर बस में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो OS रीड करेगा. देन विच इज़ द डिस्क ब्लॉक बाइट बाय बाइट और वर्ड बाय वर्ड एंड पुट इट ऑन मेमोरी. अब ये कंट्रोलर बफर में जो इन्फॉर्मेशन फाउंड हुई है वो OS बीट बाय बीट रीड करेगा या तो वर्ड बाय वर्ड रीड करेगा और उसको मेमोरी में रखेगा. प्रॉब्लम क्या है? सिंस द OS कंट्रोल द लूप ऑफ रीडिंग. अब OS क्या करता है? पूरे लूप में रीडिंग करता है, सो इट वेस्ट द CPU टाइम. CPU का टाइम वेस्ट होता है. ऑन अनदर हैंड व्हेन द DMA इज़ यूज्ड, डिवाइस कंट्रोलर विल डू द काउंटिंग एंड एड्रेस टेकिंग एक्टिविटीज़. अब जब DMA यूज़ होगा तब क्या करेगा? DMA क्या करेगा? डिवाइस कंट्रोलर के थ्रू काउंटिंग करेगा, एड्रेस ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ जो है वो सारी डिवाइस कंट्रोलर के थ्रू होगी. नाउ वी विल सी द DMA controller data transfer. DMA controller is a hardware unit that allows the IO devices to access a memory directly without the participation of the processor. पेरिफेरल डिवाइसेस और मेन मेमोरी के बीच में डेटा को मूव करता है DMA without the participation of the processor. We will discuss the working of the DMA. Here we can see the figure. यहाँ पर प्रोसेसर है, DMA कंट्रोलर, मेमोरी एंड IO devices. Whenever an IO wants to transfer the data or to or from the memory, it sends the DMA request. DRQ जिसको बोलते हैं, DRQ जो रिक्वेस्ट है वो DMA कंट्रोलर के पास जाएगी. जब भी कोई IO डिवाइसेस को डेटा लेना है मेमोरी से या मेमोरी को डेटा सेंड करना है तो वो क्या करेगा? DMA रिक्वेस्ट सेंड करेगा DMA कंट्रोलर को. अब DMA क्या करेगा? DMA कंट्रोलर एक्सेप्ट दिस DRQ जो
रिक्वेस्ट है, डीएमए रिक्वेस्ट है, उसको एक्सेप्ट करेगा एंड आस्क द सीपीयू टू होल्ड फॉर अ फ्यू क्लॉक साइकिल बाय सेंडिंग इट द होल्ड रिक्वेस्ट। सीपीयू क्या करेगा, यहाँ पर डीएमए कंट्रोलर जो है वो सीपीयू को होल्ड रिक्वेस्ट सेंड करेगा और सीपीयू कुछ टाइम पीरियड के लिए होल्ड हो जाएगा। सीपीयू रिसीव द होल्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम द डीएमए कंट्रोलर एंड relinquishes the bus and send the hold acknowledgement to DMA controller। DMA कंट्रोलर को होल्ड एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईओ डिवाइस है, आईओ डिवाइस ने डीएमए कंट्रोलर को रिक्वेस्ट भेजी है डेटा मूव करने के लिए। तो डीएमए क्या करता है, प्रोसेसर को HLD होल्ड रिक्वेस्ट सेंड करता है और प्रोसेसर बैक एक्नॉलेजमेंट उसको सेंड करता है, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। नाउ आफ्टर रिसीविंग द होल्ड एक्नॉलेजमेंट, प्रोसेसर के थ्रू जो होल्ड एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट होल्ड एक्नॉलेजमेंट आया है डीएमए कंट्रोलर को, उसके बाद क्या करेगा, डीएमए कंट्रोलर एक्नॉलेजेस द आईओ डिवाइसेस that the data transfer can be performed and the DMA controller take the charge of the system bus and transfer the data to or from the memory। DMA कंट्रोलर के पास होल्ड एक्नॉलेजमेंट आ गया प्रोसेसर के पास से, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, DMA कंट्रोलर आईओ डिवाइसेस को डेक करेगा, मीन्स एक्नॉलेज करेगा आईओ डिवाइसेस को कि वहाँ अब वो डेटा ट्रांसफ़र परफॉर्म कर सकता है और डीएमए कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द सिस्टम बस एंड ट्रांसफ़र द डेटा टू और फ्रॉम द मेमोरी। When the data transfer is accomplished, the DMA rises an interrupt। अब यहाँ पर जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तब DMA rises an interrupt to let know the processor that the task of the data transfer is finished। DMA जो होगा वो इंटरप्ट रेज करेगा टू लेट नो द प्रोसेसर को इन्फॉर्म करने के लिए कि टास्क ऑफ जो डेटा ट्रांसफ़र था वो फिनिश हो गया एंड द प्रोसेसर कैन टेक कंट्रोल ओवर द बस अगेन, और प्रोसेसर फिर से बस पे अपना कंट्रोल ले सकता है एंड स्टार्ट प्रोसेसिंग वेयर इट हैज़ लेफ्ट। जहाँ से प्रोसेसर ने अपना काम स्टॉप किया था वहाँ से अपना काम स्टार्ट कर सकता है। सो हियर वी हैव सी द टास्क ऑफ द डीएमए, कैसे डीएमए कंट्रोलर अपना काम करता है डेटा ट्रांसफ़र के टाइम पर। डीएमए एडवांटेज टू ओएस, डीएमए के क्या क्या एडवांटेज है। फास्ट डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड आईओ, मेमोरी और आईओ के बीच में फास्ट डेटा ट्रांसफ़र होता है क्योंकि यहाँ पर सीपीयू का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता, सीपीयू की कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, प्रोसेसर का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। CPU and DMA can operate concurrently and provides better performance। CPU और DMA दोनों ही concurrently काम कर सकते हैं और better performance, efficient performance provide कर सकते हैं। More efficient use of external interrupts, जितने भी external interrupts है उसको efficiently यूज़ कर सकते हैं। Higher data throughput, जो डेटा थ्रूपुट था उसका लेवल भी थोड़ा हाई होगा। आईओ डिवाइसेस एंड पेरिफेरल डिवाइसेस कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द मेमोरी, जो आईओ डिवाइस और पेरिफेरल डिवाइसेस थे वो डायरेक्टली मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द गोल ऑफ आईओ सॉफ्टवेयर। एक फर्स्ट है डिवाइस इंडिपेंडेंस, सेकेंड यूनिफॉर्म नेमिंग, थर्ड एरर हैंडलिंग और फोर्थ है ट्रांसफ़र। इन डिवाइस इंडिपेंडेंस में क्या है, इट शुड बी पॉसिबल टू राइट प्रोग्राम्स दैट कैन रीड files on floppy disk, on hard disk or on a CD-ROM without having to modify the program for each different device's type. It is up to the operating system to take care of the problem caused by the fact that these devices are really different। जो आईओ सॉफ्टवेयर है वो डिवाइस इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मीन्स आईओ सॉफ्टवेयर है वो
दैट कैन रीड फाइल्स, वो फाइल को रीड कर सकता होना चाहिए ऑन अ फ्लॉपी डिस्क से, हार्ड डिस्क से, CD रोम से फाइल्स को रीड कर सकता होना चाहिए विदाउट हैविंग टू मॉडिफाई द प्रोग्राम फॉर ईच डिफरेंट डिवाइस टाइप। हर एक डिफरेंट डिवाइस टाइप के लिए IO सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम चेंज ना करना पड़े, वैसे IO सॉफ्टवेयर डिवाइस इंडिपेंडेंस होना चाहिए। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर करेगा जो भी प्रॉब्लम अराइजेस होगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस के रिलेटेड, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। इट मीन्स IO सॉफ्टवेयर है वो डिवाइस इंडिपेंडेंस होना चाहिए। मीन्स एक ही प्रोग्राम जो लिखा हुआ है, दैट प्रोग्राम कैन रीड फाइल्स ऑन अ फ्लॉपी डिस्क एज वेल एज ऑन हार्ड डिस्क एज वेल एज ऑन CD रोम। प्रोग्राम को चेंज ना करना पड़े, वही प्रोग्राम, वही सॉफ्टवेयर, वही IO सॉफ्टवेयर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम ऐसे डिफरेंट डिवाइसेस की फ़ाइल को रीड कर सकता होना चाहिए। सेकेंड इज़ यूनिफॉर्म नेमिंग। जो फाइल्स और डिवाइसेस नेम कैन बी एनी स्ट्रिंग और नंबर आइडेंटिफायर। फाइल और डिवाइस का नाम कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, कोई भी नंबर आइडेंटिफायर हो सकता है, वो फाइल और डिवाइस के ऊपर डिपेंड नहीं है, कुछ भी नाम उसका हो सकता है, यूनिफॉर्म नेम हो सकता है। एरर हैंडलिंग, ब्रॉडली स्पीकिंग एरर्स टू बी डेल्ट विथ एट द डिवाइस कंट्रोलर लेवल। डिवाइस कंट्रोलर लेवल पे एरर को डील करता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द एरर टू बी ऑब्जर्व्ड आर टेम्पररी, लाइक फॉर इंस्टेंस ज़्यादातर जो एरर्स है वो टेम्पररीली होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रीड एरर ड्यू टू डस्ट स्पॉट्स ऑन द रीड हेड। जो रीड एरर अराइज होती है वो क्यों अराइज होती है? क्योंकि डस्ट स्पॉट होते हैं रीड हेड पे। सो वो एरर कैसे सॉल्व होगी? कैन बी सॉल्व बाय परफॉर्मिंग द नीडेड ऑपरेशन रिपीटेटिवली ऑपरेशन कर वो जो डस्ट स्पॉट है ऑन रीड हेड पे उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ इज ट्रांसफ़र। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र मोड। 2 तरह के हैं, सिंक्रोनस जिसको ब्लॉकिंग भी बोलते हैं, और सेकेंड है असिंक्रोनस जिसको इंटरप्ट ड्रिवन भी बोलते हैं। इन केस ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसफ़र में क्या होगा? द प्रोग्राम रिक्वेस्टिंग IO ट्रांसफ़र विल बी सस्पेंडेड। जो भी प्रोग्राम ने रिक्वेस्ट की है IO ट्रांसफ़र के लिए वो सस्पेंड होगी। कब तक? अनटिल द ट्रांसफ़र इज़ कम्प्लीटेड। जब तक ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक program requesting the IO transfer will be suspended. In the case of asynchronous transfer में क्या होगा? CPU start the transfer and go off to do something until the interrupts. जब तक interrupt नहीं होगा तब तक CPU ट्रांसफ़र को स्टार्ट करेगा और कंटिन्यू करेगा। That show the completion of the transfer arrives. Now there are 2 types of devices, shareable device and डेडिकेटेड। शेयरेबल में है डिस्क, सच एस डिस्क एक्सेस्ड बाय द मल्टीपल यूज़र्स साइमल्टेनियसली। शेयरेबल जो डिवाइसेस होते हैं वो मल्टीपल यूज़र्स के साथ एक्सेस हो सकते हैं। एक से ज़्यादा यूज़र्स एट ए टाइम वो डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। नथिंग इज़ रॉन्ग इफ़ सेवरल यूज़र ट्राई टू ओपन अ फाइल फ्रॉम वन डिस्क करेंटली। एक ही डिस्क से एक से ज़्यादा यूज़र्स फाइल को ओपन कर सकते हैं। सो दैट दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द शेयरेबल डिवाइस। सेकेंड इज़ डेडिकेटेड डिवाइस। फॉर एग्जांपल टैब ड्राइव्स, वो कौन सा किस टाइप का डिवाइस है? टैब ड्राइव्स डेडिकेटेड। हैव टू बी डेडिकेटेड टू अ सिंगल यूज़र until the user is finished। वो डिवाइस जो है डेडिकेटेड डिवाइसेस है वो एट अ टाइम सिंगल यूज़र ही उसको यूज़ कर सकता है, सिंगल यूज़र को ही अलोकेट हो सकता है वो डिवाइस। जब तक वो अपना काम फिनिश नहीं कर लेता तब तक वो डिवाइस सिंगल यूज़र को ही डेडिकेट रहेगा। हैविंग 2 or more users writing block intermixed at random to the same tab will definitely not work। एक से ज़्यादा यूज़र्स एट ए टाइम टैब ड्राइव के साथ काम नहीं कर सकते। नाउ वी विल सी द IO सॉफ्टवेयर लेयर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 5 लेयर्स है। यूज़र लेवल IO सॉफ्टवेयर, डिवाइस इंडिपेंडेंट OS सॉफ्टवेयर, देन डिवाइस ड्राइवर्स, देन इंटरप्ट हैंडलर और उसके बाद है हार्डवेयर। यहाँ पर
हम देखेंगे डिफरेंट लेयर्स में कौन से फंक्शंस होते हैं, वो हम देखेंगे। यहाँ पर आईओ रिक्वेस्ट जा रही है हार्डवेयर के पास, देन हार्डवेयर विल परफॉर्म आईओ ऑपरेशन। इंटरप्ट हैंडलर में क्या होगा, वेकअप ड्राइवर्स एंड व्हेन आईओ कंप्लीटेड, आईओ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ड्राइवर्स वेकअप होंगे। डिवाइस ड्राइवर्स, यहाँ पर क्या होगा, सेटअप डिवाइस रजिस्टर्स एंड चेक स्टेटस। डिवाइस इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे नेमिंग, प्रोटेक्शन, ब्लॉकिंग, बफरिंग, अलोकेशन, ये सारा काम डिवाइस इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर लेयर में होगा। और यूज़र प्रोसेसेस लेयर में मेक आईओ कॉल, फॉर्मेट आईओ, स्पूलिंग, ये सब होगा। अभी ये हर एक लेयर को हम डिटेल में देखेंगे। इंटरप्ट हैंडलर, whenever the interrupt occurs, when the interrupt procedure does whatever it has to in order to handle the interrupt। जब भी इंटरप्ट अकर होगा तब क्या होगा, इंटरप्ट प्रोसीजर जो है वो अपना काम करेगा, जिस टाइप का इंटरप्ट आया है उस टाइप से उसको इंटरप्ट प्रोसीजर उसको हैंडल करेगा। इंटरप्ट्स आर अनडिज़ायरेबल एंड इनएविटेबल सिचुएशन इन लाइफ बट कैन बी हिडन अवे। इंटरप्ट्स ऑलवेज अनडिज़ायरेबल होते हैं लेकिन उसको हाइड किया जा सकता है। वन ऑफ द मेथड यूज टू हाइड इंटरप्ट इज़ थ्रू ब्लॉकिंग ऑल द प्रोसेसेस। सारी प्रोसेसेस को ब्लॉक करके इंटरप्ट को हाइड किया जा सकता है। विथ एन आईओ ऑपरेशन टिल द आईओ इज़ फिनिश, जब तक आईओ ऑपरेशन फिनिश नहीं हो जाता तब तक सारी प्रोसेसेस को ब्लॉक कर देते हैं जिस प्रोसेसेस के थ्रू इंटरप्ट अकर हुआ है। और फिर उसके बाद जब आईओ ऑपरेशन फिनिश हो जाता है उसके बाद क्या होगा, द इंटरप्ट मेथड विल देन नीड टू परफॉर्म अ वेरियस एक्शन एंड अनब्लॉक द प्रोसेस विच स्टार्टेड इट। आईओ ऑपरेशन फिनिश हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा, इंटरप्ट मेथड जो होगी वो जो भी प्रोसेसेस ब्लॉक की गई थी वो सारी प्रोसेसेस को अनब्लॉक करेगी जिसके थ्रू इंटरप्ट अकर हुआ था और प्रोसेस वहाँ से फिर से स्टार्ट होगी। Second is device driver. Basically device driver is a device specific code just for controlling the input output device that are attached to the कंप्यूटर सिस्टम। हर एक डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर्स होगा जिसके अंदर स्पेसिफिक कोड होंगे, वो डिवाइसेस के साथ काम करने के लिए यूज़ होते हैं। वो कोड का एग्जीक्यूशन होता है। जब भी हम वो पर्टिकुलर डिवाइस के साथ काम करते हैं तो डिवाइस ड्राइवर्स के अंदर जो कोड होता है वो कोड के थ्रू हम वो डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ईच डिवाइस ड्राइवर्स हैंडल वन डिवाइस टाइप। हर एक डिवाइस और एट मोस्ट वन क्लास ऑफ क्लोजली रिलेटेड डिवाइस। मीन्स एक जो डिवाइस ड्राइवर होगा वो एक डिवाइस टाइप को हैंडल करेगा और इट मे बी वन क्लास ऑफ द डिवाइस। एक तरह का क्लास ऑफ द डिवाइसेस जो होंगे, एक क्लास के जो डिवाइसेस होंगे उनका डिवाइस ड्राइवर एक हो सकता है, या तो कोई पर्टिकुलर एक डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर एक हो सकता है। ईच कंट्रोलर हैज़ वन और मोर डिवाइस रजिस्टर यूज टू गिव इट कमांड। हर एक जो कंट्रोलर होगा उसके एक या एक से ज़्यादा डिवाइस रजिस्टर यूज़ होंगे कमांड देने के लिए। द डिवाइस ड्राइवर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गिव दिस कमांड। जो डिवाइस ड्राइवर है वो रिस्पॉन्सिबल है कमांड देने के लिए और एंश्योर करने के लिए उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं। द डिवाइस ड्राइवर इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द ओएस दैट नोज हाउ मैनी रजिस्टर दैट डिस्क कंट्रोलर हैज़ एंड व्हाट दे आर यूज्ड फॉर। डिवाइस ड्राइवर जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है दैट वो क्या करता है, कितने रजिस्टर्स है वो सब को सबकी इंफॉर्मेशन रखता है। दैट डिस्क कंट्रोलर हैज़ एंड व्हाट दे आर यूज्ड फॉर, और किसके लिए वो यूज़ हो रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन किस में होगी, डिवाइस ड्राइवर में होगी। और डिवाइस ड्राइवर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट ही है। जनरली वी कैन से दैट द डिवाइस ड्राइवर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। और डिवाइस ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सॉफ्टवेयर के पास से रिक्वेस्ट लेने के लिए, विच इज़ डिवाइस इंडिपेंडेंट, डिवाइस से इंडिपेंडेंट होता है, एंड इश्यू ऑर्डर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिक्वेस्ट। जब भी
एग्जीक्यूशन आएगा, जब भी रिक्वेस्ट आएगी तब डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलेगा कि पर्टिकुलर डिवाइस की रिक्वेस्ट आई है। थर्ड, डिवाइस इंडिपेंडेंट ओएस सॉफ्टवेयर। इन सम ऑफ द इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर इज डिवाइस स्पेसिफिक। कुछ इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर है वो डिवाइस स्पेसिफिक है एंड अदर पार्ट ऑफ दैट इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर आर डिवाइस इंडिपेंडेंट। कुछ इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर डिवाइस स्पेसिफिक है और कुछ डिवाइस इंडिपेंडेंट है। द एग्जैक्ट बाउंड्री बिटवीन द डिवाइस इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स इज डिवाइस dependent, but just because of that some functions that could be done in device independent some way sometimes be done in the drivers for efficiency and any other reason. Here are the list of some functions that are done in the device independent software. device independent सॉफ्टवेयर में कौन से functions होते हैं उसका लिस्ट है। यूनिफॉर्म इंटरफेसिंग फॉर डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर्स के लिए यूनिफॉर्म इंटरफेसिंग है। परफॉर्म आईओ फंक्शन कॉमन टू ऑल द ड्राइव्स, जितने भी ड्राइव्स है वो सारे ड्राइव्स के जो कॉमन आईओ फंक्शंस है वो परफॉर्म करता है। बफरिंग, if a user process write half a block, the OS will normally keep the data in buffer until the rest of the data are written. अगर यूज़र प्रोसेस ने हाफ ऑफ द ब्लॉक ही राइट किया है तो जब भी दूसरा हाफ ऑफ द ब्लॉक डेटा राइट होगा तो वो आगे का जो डेटा है वो बफर में स्टोर होगा और जब दूसरा सेकेंड हाफ ऑफ द ब्लॉक रिटर्न होगा तब जहाँ से स्टॉप हुआ था राइट करने का वहीं से राइट होना स्टार्ट होगा। मीन्स जो प्रीवियस रिटर्न डेटा था वो बफर में स्टोर रहेगा तब तक। एरर रिपोर्टिंग, एरर हैंडलिंग बाय एंड लार्ज इज़ डन बाय ड्राइवर्स के थ्रू ही एरर हैंडलिंग होता है। मोस्ट एरर्स आर डिवाइस इंडिपेंडेंट, ज़्यादातर एरर्स जो होती है वो डिवाइस डिपेंडेंट होती है। मोस्ट एरर्स आर डिवाइस डिपेंडेंट। व्हेन अ डिवाइस रिक्वेस्ट कम टू द ड्राइवर्स, जब भी डिवाइस की रिक्वेस्ट आती है ड्राइवर्स को, इट अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट द रिक्वेस्टेड ब्लॉक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम। वो क्या करेगा, इट अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट विद द रिक्वेस्टेड ब्लॉक, जो भी रिक्वेस्टेड ब्लॉक होगा उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेट करेगा सर्टेन नंबर ऑफ टाइम। Here are the list of the some function that are done in device independent software. हमने यहाँ पर क्या देखा, डिवाइस इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर में some functions है। अलोकेटिंग एंड रिलीजिंग डेडिकेटेड डिवाइसेस, जो भी डेडिकेटेड डिवाइसेस है उसको अलोकेट करना, उसको रिलीज़ करना। द OS इज़ सोलेली रिस्पॉन्सिबल टू वैलिडेट एनी डिवाइस रिक्वेस्ट, कोई भी डिवाइस रिक्वेस्ट होगी उसके लिए OS रिस्पॉन्सिबल होगा उसको वैलिडेट करने के लिए। एंड एक्ट अकॉर्डिंगली बाय आइदर ग्रांटिंग और डिनाइंग द सर्विस, जब भी कोई IO की रिक्वेस्ट आएगी, IO डिवाइस की रिक्वेस्ट आएगी तो OS रिस्पॉन्सिबल होगा उसको वो रिक्वेस्ट को वैलिडेट करने के लिए और IO रिक्वेस्ट को ग्रांट करना या तो रिजेक्ट करना, डिनाई करना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी OS की है, वो सारा काम OS का है। Providing a device independent block size, provide uniform block size to a higher layer hiding differences in a block size. Provide uniform block size, uniform block size जो है uniform block size to higher layer hiding differences in a block size, जो भी differences होंगे block sizes में वो hide होंगे। और वैसे यूनिफॉर्म ब्लॉक साइज़ में यूनिफॉर्म ब्लॉक साइज़ जो है वो हायर लेयर को प्रोवाइड की जाती है विथ हाइडिंग डिफरेंसेस इन ब्लॉक साइजेस के जो डिफरेंस है उसको हाइड करके। डिवाइस नेमिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग अ सिम्बॉलिक डिवाइस नेम ऑन टू डिवाइस मैनेजमेंट द प्रॉपर ड्राइवर्स।
ये क्या होगा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग सिम्बॉलिक डिवाइस नेम, जो भी सिम्बॉलिक डिवाइस नेम्स होंगे उसको मैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन डिवाइस प्रोटेक्शन, सिक्योर डिवाइसेस बाय ब्लॉकिंग illegitimate और नॉन अलाउड एक्सेस रिक्वेस्ट ऑफ यूज़र. डिवाइस प्रोटेक्शन में क्या होगा, डिवाइस को सिक्योर किया जाएगा. कौन से डिवाइस को सिक्योर किया जाएगा, कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं नॉन अलाउड एक्सेस रिक्वेस्ट ऑफ यूज़र, मतलब यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर सकते, यूज़र आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दोज डिवाइसेस. तो वो सारे डिवाइसेस को सिक्योर किया जाता है डिवाइस प्रोटेक्शन में. प्रोवाइडिंग डिवाइस इंडिपेंडेंट ब्लॉक साइज, प्रोवाइड यूनिफॉर्म ब्लॉक साइज टू हायर लेयर्स, हाइडिंग डिफरेंसेस इन ब्लॉक साइज. इंडिपेंडेंट ब्लॉक साइज में क्या होगा, इट प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म ब्लॉक साइज, एक ही यूनिफॉर्म ब्लॉक साइज जो है वो हायर लेयर्स को प्रोवाइड की जाती है और जो भी ब्लॉक साइजेस है उसके डिफरेंस को हाइड किया जाता है. नाउ फोर्थ इज यूजर स्पेस IO सॉफ्टवेयर. A situation where a small portion of the IO software is outside of the outside of the OS. ऑपरेटिंग सिस्टम के आउटसाइड एक IO सॉफ्टवेयर का स्मॉल पोर्शन होता है. दैट अ सिचुएशन वेयर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द IO सॉफ्टवेयर इज़ आउटसाइड द OS. एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर IO सॉफ्टवेयर का स्मॉल पोर्शन होता है आउटसाइड द OS. इन दिस केस लाइब्रेरी प्रोसीजर आर यूज टू परफॉर्म अ सिस्टम कॉल इंक्लूडिंग IO सिस्टम कॉल. यहाँ पर क्या होगा, ये केस में लाइब्रेरी प्रोसीजर यूज़ होगी सिस्टम कॉल्स को परफॉर्म करने के लिए. दैट इंक्लूड्स IO सिस्टम कॉल्स ऑल्सो. फॉर इंस्टेंस, इफ़ अ C प्रोग्राम हैज़ अ फंक्शन कॉल count is equal to write fd buffer and bytes, the write procedure from the library will be linked with it and keep in the binary program which will be loaded to memory during execution. जब भी आपने C प्रोग्राम अगर लिखा होगा तो आपको पता होगा कि जब भी फंक्शन कॉल होता है तब वो फंक्शन के कॉल के टाइम पर वो फंक्शन का अंदर जो भी पर्टिकुलर कोड लिखा होता है वो कोड का एग्जीक्यूशन होता है. मीन्स जब भी फंक्शन कॉल होगा तो वो फंक्शन की बॉडी का जो कोड होगा वो कोड मेन मेमोरी में लाया जाएगा फॉर द एग्जीक्यूशन. द लाइब्रेरी प्रोसीजर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मेट द IO रिक्वेस्ट. जो भी लाइब्रेरी प्रोसीजर्स होगी वो भी IO रिक्वेस्ट को फॉर्मेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नाउ वी विल सी व्हाट इज़ डिस्क. ऑल रियल डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सिलेंडर्स. सारी रियल डिस्क है वो एक सिलेंडर के फॉर्म में ऑर्गेनाइज की जाती है. ईच वन कंटेनिंग मैनी ट्रैक्स. हर एक के पास बहुत ज़्यादा ट्रैक्स होते हैं. ईच ऑफ द ट्रैक्स दैन विल बी डिवाइडेड इनटू सेक्टर. हर एक ट्रैक को सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है. सेक्टर क्या है, the sectors can be equal number of the sectors और different number of the sector. जो ट्रैक्स के अंदर जो सेक्टर्स होंगे वो इक्वल नंबर ऑफ भी हो सकते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ भी हो सकते हैं. इन द केस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ सेक्टर द डेटा डेंसिटी एज क्लोजर टू द सेंटर हब सेंटर हब इज़ हाई. अब इक्वल नंबर ऑफ सेक्टर्स होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, डेटा जो डेंसिटी है वो एज क्लोज़र टू द सेंटर इज़ हाई, वो सेंटर से हाई होगी. क्लोज़र टू द सेंटर इज़ हाई. द स्पीड इंक्रीजेज एज द रीड राइट मूव टू द आउटर ट्रैक. स्पीड इंक्रीज़ होगी जब रीड राइट जो हेड है वो मूव करेगा आउटर ट्रैक पर. द मॉडर्न लार्ज हार्ड ड्राइव्स हैव मोर सेक्टर्स पर ट्रैक ऑन आउटर ट्रैक. जो मॉडर्न हार्ड ड्राइव्स होती है, लार्ज हार्ड ड्राइव्स होती है, उनके जो आउटर ट्रैक पर सेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. आउटर ट्रैक पर सेक्टर्स के नंबर्स ज़्यादा होते हैं. फॉर एग्जांपल IDE ड्राइव्स. मैनी कंट्रोलर्स एक्सेप्ट फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग अ रीड और राइट ऑपरेशन ऑन वन ड्राइव. फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर को छोड़कर ज़्यादातर कंट्रोलर रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए
ड्राइव पर परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है, एंड ऑल्सो सीक ऑपरेशन ऑन वन और मोर अदर ड्राइव्स साइमल्टेनियसली। और जो सीक ऑपरेशन है वो करने के लिए भी कैपेबल होते हैं एक या एक से ज़्यादा ड्राइव्स पर साइमल्टेनियसली। व्हाट इज़ द डिस्क एक्सेस टाइम? Disk access time is defined as the total number required by the computer to process a read or write request. Disk access time किसको बोलते हैं? तो कंप्यूटर को जो रीड और राइट द टोटल टाइम जो रिक्वायर होता है बाय द कंप्यूटर टू प्रोसेस अ रीड राइट रिक्वेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जितना टाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो टाइम की रिक्वायरमेंट को डिस्क एक्सेस टाइम बोलते हैं। एंड देन रिट्राइव द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम द डिस्क स्टोरेज। रीड राइट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को जो टाइम लगता है वो, और फिर जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको डिस्क स्टोरेज में से रिट्राइव करने के लिए जो टाइम लगता है वो टोटल टाइम मिलाकर जो टाइम होगा उसको बोलेंगे डिस्क एक्सेस टाइम। डिस्क एक्सेस टाइम इज इक्वल टू सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफ़र टाइम। अब हम देखेंगे ये तीनों टर्म्स डिटेल में देखेंगे। द सीक टाइम क्या है? इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रीड राइट हेड टू मूव फ्रॉम द करंट ट्रैक टू द रिक्वेस्टेड ट्रैक। करंट ट्रैक पे से रिक्वेस्टेड ट्रैक पर जाने के लिए रीड राइट हेड को जितना टाइम लगता है वो टाइम को क्या बोलते हैं? सीक टाइम। सीक टाइम का फॉर्मूला क्या है? सीक टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रैक बाय सिलेंडर अक्रॉस्ड इनटू टाइम टू क्रॉस वन ट्रैक बाय सिलेंडर। इट मीन्स सीक टाइम कैसे कैलकुलेट होगा? रीड राइट हेड जब करंट ट्रैक से रिक्वेस्टेड ट्रैक पर जाएगा तब उसको कितना टाइम लगेगा वो टाइम को हम सीक टाइम बोलेंगे। द रोटेशनल डिले इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रीड राइट हेड टू मूव फ्रॉम द करंट सेक्टर टू द रिक्वेस्टेड सेक्टर। यहाँ पर क्या होगा? करंट सेक्टर में से रिक्वेस्टेड सेक्टर में रीड राइट हेड को जाने के लिए जितना टाइम चाहिए वो टाइम को क्या बोलते हैं? रोटेशनल डिले। रोटेशनल latency is equal to angle by which disk is rotated by angular frequency। ये rotational latency का फॉर्मूला है। थर्ड, द एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र टाइम। उसमें क्या होगा? द एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र टाइम इज़ डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र द डेटा बिटवीन द सिस्टम एंड डिस्क। सिस्टम और डिस्क के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर है, जितना टाइम चाहिए वो टाइम को डेटा ट्रांसफ़र टाइम बोलते हैं। जितने टाइम में सिस्टम और डिस्क के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता है वो टाइम को डेटा ट्रांसफ़र टाइम बोलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द रोटेटिंग स्पीड ऑफ द डिस्क एंड द नंबर ऑफ बाइट्स टू बी ट्रांसफर्ड। वो डेटा ट्रांसफ़र टाइम किस पे डिपेंड करेगा? कि रोटेटिंग स्पीड ऑफ द डिस्क, जो डिस्क की रोटेटिंग स्पीड होगी उस पर डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ बाइट्स जितने ट्रांसफ़र हुए उस पर डिपेंड करेगा। द डेटा ट्रांसफ़र टाइम इज़ टू टाइप्स। दो तरह के टाइप्स है उसके, इंटरनल ट्रांसफ़र रेट एंड एक्सटर्नल ट्रांसफ़र रेट। इंटरनल ट्रांसफ़र रेट इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव डेटा बिटवीन द डिस्क सरफेस एंड हार्ड डिस्क कैश। हार्ड डिस्क कैश और डिस्क सरफेस के बीच में जो डेटा मूव होता है वो डेटा मूव होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है दैट टाइम इज रिफर्ड एज अ इंटरनल ट्रांसफ़र रेट। और एक्सटर्नल ट्रांसफ़र रेट में क्या होगा? इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव डेटा बिटवीन द हार्ड डिस्क कैश एंड द सिस्टम। हार्ड डिस्क कैश और सिस्टम के बीच में डेटा मूव होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रांसफ़र रेट। इंटरनल ट्रांसफ़र रेट में क्या होगा? डिस्क सरफेस और हार्ड डिस्क कैश के बीच में डेटा मूव होने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम को इंटरनल ट्रांसफ़र रेट, और हार्ड डिस्क कैश एंड सिस्टम के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होने के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रांसफ़र रेट। नाउ हियर इज़ द डिस्क डिले, क्यूइंग, सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी, ट्रांसफ़र टाइम। जैसे हमने आगे देखा डिस्क टाइम इज इक्वल टू सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफ़र टाइम, और डिस्क रिस्पॉन्स टाइम में ये सब का सम होगा।
What is disk response time? Disk response time is the average of time spent by the request waiting to perform its IO operation. जो average time होगा जब भी IO request आई तब IO रिक्वेस्ट को कितना वेट करना पड़ा उसका जो एवरेज टाइम होगा दैट इज़ नोन एज द रिस्पॉन्स टाइम. एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इज़ द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ ऑल द रिक्वेस्ट. और सारी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स होने में कितना टाइम लगा वो टाइम का एवरेज निकालेंगे तो मिलेगा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम. वेरियंस average response time is measure of how individual requests are serviced with the respect to the average response time. individual जो request आई उसको कितने टाइम पीरियड में सर्विस किया गया वो मेज़र किया जाता है वेरियस रिस्पॉन्स टाइम में. So the disk scheduling algorithm that gives a minimum वेरियंस रिस्पॉन्स टाइम इज़ बेटर. इसके लिए क्या होगा, डिफरेंट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज़ होंगे जिसके थ्रू हम वेरियंस रिस्पॉन्स टाइम अच्छे बेटर वे में ले सकते हैं, बेटर वे में गिव कर सकते हैं. व्हाट इज़ द डिस्क शेड्यूलिंग? डिस्क शेड्यूलिंग किसको बोलते हैं? डिस्क शेड्यूलिंग इज़ डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिस्क शेड्यूलिंग होता है. टू शेड्यूल द IO रिक्वेस्ट अराइविंग फॉर द डिस्क. जो भी डिस्क के लिए IO रिक्वेस्ट आई है वो IO रिक्वेस्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल करेगा. डिस्क शेड्यूलिंग इज़ ऑल्सो नोन एज IO शेड्यूलिंग. उसको IO शेड्यूलिंग भी बोलते हैं. डिस्क शेड्यूलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? मल्टीपल IO रिक्वेस्ट में अराइव बाय डिफरेंट प्रोसेसेस एंड ओनली वन IO रिक्वेस्ट कैन बी सर्व्ड एट ए टाइम बाय द डिस्क कंट्रोलर. एक से ज़्यादा IO रिक्वेस्ट आती है डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, लेकिन एक ही IO रिक्वेस्ट को सर्व किया जाता है एक ही टाइम पर डिस्क कंट्रोलर्स के थ्रू. तो यहाँ पर डिस्क शेड्यूलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एक से ज़्यादा प्रोसेसेस सिस्टम में रन हो रही होगी और वो प्रोसेसेस मल्टीपल IO रिक्वेस्ट की डिमांड कर रही होगी, लेकिन वो मल्टीपल IO रिक्वेस्ट में से एट ए टाइम एक ही रिक्वेस्ट अटेम्प्ट की जा सकती है, एक ही रिक्वेस्ट सर्व की जा सकती है डिस्क कंट्रोलर के थ्रू. सो किसकी रिक्वेस्ट को सर्व करना, किसकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करना वो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से डिसाइड होता है. थस ऑल अदर IO रिक्वेस्ट नीड टू वेट इन अ वेटिंग क्यू एंड नीड टू बी शेड्यूल. एक की रिक्वेस्ट फुलफिल होगी तब तक दूसरी IO रिक्वेस्ट को क्यू में वेट करना पड़ेगा जब तक उनकी रिक्वेस्ट शेड्यूल नहीं होती तब तक. Two or more requests may be far from each other, so can result in a greater disk arm movement. दो या दो से ज़्यादा जो रिक्वेस्ट होगी वो एक दूसरे से फार हो सकती है, दूर हो सकती है. सो यहाँ पर क्या होगा, डिस्क आर्म मूवमेंट होगी वो ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी. हार्ड ड्राइव्स आर वन ऑफ द स्लोएस्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. हार्ड ड्राइव्स होगी वो कंप्यूटर सिस्टम का सबसे स्लोएस्ट पार्ट है. and thus need to be accessed in a efficient manner. So उसको efficient manner में access होना ज़रूरी है. Now we will see the different disk scheduling algorithm. उसमें पहला है first come first serve. FCFC is the simplest of the disk scheduling algorithm. सबसे simple algorithm है ये. In this algorithm the requests are addressed in order they are arrive in the disk queue. जो ऑर्डर में वो आएगी रिक्वेस्ट वो ऑर्डर में उसको सर्व की जाएगी. जो रिक्वेस्ट पहले आएगी वो रिक्वेस्ट को पहले फुलफ़िल किया जाएगा, जो रिक्वेस्ट बाद में आएगी वो रिक्वेस्ट को बाद में ग्रांट किया जाएगा. वी विल सी द एडवांटेज ऑफ FCFS. उसके एडवांटेज क्या है? एवरी रिक्वेस्ट गेट्स अ फेयर चांस. हर रिक्वेस्ट को फेयरली चांस मिलेगा, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी. जो रिक्वेस्ट पहले आई वो रिक्वेस्ट को पहले सर्व किया जाएगा. नो इनडिफाइनाइट पोस्टपोनमेंट. मतलब कोई कोई रिक्वेस्ट ऐसी नहीं होगी जो इनडिफाइनाइट पोस्टपोन की जाए, उसको वो IO रिक्वेस्ट को डिले किया जाए इनडिफाइनाइट
कोई रिक्वेस्ट ऐसी नहीं होगी। जो रिक्वेस्ट पहले आएगी वो रिक्वेस्ट पहले सर्व होगी, जो रिक्वेस्ट बाद में आएगी वो रिक्वेस्ट बाद में सर्व होगी। एक क्यू मेंटेन होगी वहाँ पर। डिसएडवांटेज, डज नॉट ट्राई टू ऑप्टिमाइज अ सीक टाइम, ये सीक टाइम को ऑप्टिमाइज़ करने का ट्राई नहीं करती। जो ऑर्डर में रिक्वेस्ट आती है वो ऑर्डर में रिक्वेस्ट को सर्व किया जाता है। मे नॉट प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सर्विस, यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल सर्विस भी नहीं प्रोवाइड की जाती। यहाँ पर सिर्फ रिक्वेस्ट के ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है। जो रिक्वेस्ट जो सीक्वेंस में आती है, जो रिक्वेस्ट पहले आती है वो रिक्वेस्ट पहले सर्व होती है। एग्जाम्पल, सपोज द ऑर्डर ऑफ द रिक्वेस्ट इज़ 82170। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हो रीड राइट हेड जो है वो 50 की पोजीशन पे है। पहले 82 की रिक्वेस्ट आती है तो रीड राइट हेड 82 पर जाएगा। फिर उसके बाद 170 की रिक्वेस्ट आती है तो रीड राइट हेड 170 पर जा रहा है। फिर 42 की रिक्वेस्ट आती है तो वो यहाँ पर मूव होगा। देन 140 की रिक्वेस्ट आती है तो 140 पर रीड राइट हेड जाता है। फिर उसके बाद 24 की रिक्वेस्ट आती है तो 24 पर मूव हो रहा है। देन 16 की रिक्वेस्ट आई तो 16 पर मूव होगा। देन 190 की रिक्वेस्ट आ रही है तो रीड राइट हेड जो है वो 190 पर मूव हो रहा है। सो यहाँ पर टोटल सीक टाइम हम कैलकुलेट करें तो वो आएगा 642। Now the second is shortest seek time first. SSTF request having a shortest seek time are executed first. जो shortest seek time होगा जिसका, वो रिक्वेस्ट को पहले एग्जीक्यूट की जाएगी। सो द सीक टाइम ऑफ एवरी रिक्वेस्ट इज़ कैलकुलेटेड इन एडवांस इन द क्यू। क्यू में जितनी भी रिक्वेस्ट होगी वो सारी रिक्वेस्ट की जो सीक टाइम होगी वो पहले ही कैलकुलेट की जाएगी। एंड देन दे आर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू देयर कैलकुलेटेड सीक टाइम। क्यू में जितनी भी रिक्वेस्ट होगी वो सारी रिक्वेस्ट की सीक टाइम को कैलकुलेट करके जो रिक्वेस्ट की सीक टाइम कम होगी, शॉर्ट होगी, उसको पहले चांस दिया जाएगा। एज अ रिजल्ट द रिक्वेस्ट नियर टू द डिस्क आर्म विल एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। जो रिक्वेस्ट डिस्क आर्म से नियर होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी। SSTF इज सर्टेनली एन इम्प्रूवमेंट ओवर FCFS। जो हमने देखा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट देती है ये एल्गोरिदम SSTF। दैट इट डिक्रीज़ द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। वो क्या करता है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम को डिक्रीज़ करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, डिस्क आर्म के नियर जो रिक्वेस्ट होगी वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो इससे एवरेज रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीज़ होगा। एंड इंक्रीज द थ्रूपुट टाइम ऑफ द सिस्टम का थ्रूपुट टाइम इंक्रीज़ होगा। एडवांटेज यहाँ पर देखिए हमने दो, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीज़ होगा और थ्रूपुट टाइम इंक्रीज़ होगा। डिसएडवांटेज में क्या होगा, ओवरहेड टू कैलकुलेट सीक टाइम इन एडवांस। जैसा हमने देखा कि क्यू में जितनी भी रिक्वेस्ट आती है वो सारी रिक्वेस्ट का सीक टाइम एडवांस में कैलकुलेट किया जाता है। सो यहाँ पे हर एक रिक्वेस्ट का सीक टाइम कैलकुलेट करने का ओवरहेड आता है। कैन कॉजेज अ स्टार्वेशन फॉर अ रिक्वेस्ट इफ़ इट हैज़ अ हायर सीक टाइम एज़ कम्पेयर टू इनकमिंग रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि क्यू में कुछ रिक्वेस्ट ऐसी हो जिसका सीक टाइम हाई हो और बाकी की सारी जो रिक्वेस्ट है वो कंपैरेटिवली उनका सीक टाइम कम हो, तो जो हाई सीक टाइम वाली रिक्वेस्ट है वो स्टार्वेशन की कंडीशन फेस करेगी, उसका टर्न आएगा नहीं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हाई वेरिएंस ऑफ द रिस्पॉन्स टाइम एज SSTF फेवर्स ओनली सम रिक्वेस्ट। हाई वेरिएंस ऑफ रिस्पॉन्स टाइम है क्योंकि SSTF क्या करती है, फेवर्स ओनली सम रिक्वेस्ट, कुछ रिक्वेस्ट को ही फेवर करती है। जो रिक्वेस्ट का सीक टाइम कम होगा, शॉर्ट होगा, वो रिक्वेस्ट को पहले फेवर करेगी और जो रिक्वेस्ट का सीक टाइम ज़्यादा होगा वो रिक्वेस्ट को लेट रिस्पॉन्स करेगी। सो यहाँ पर डिफरेंट रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स टाइम में वेरिएशन ज़्यादा है। लेट्स सी वन एग्जाम्पल। सपोज़ यहाँ पर
the order request is 82, 170, 43, 140, 24, 16 and 190. करंटली रीड राइट हेड की पोजीशन 50 है. वहाँ से रीड राइट हेड जो है 43 पे मूव होगा, बिकॉज 43 उसके नियरेस्ट है, 43 का सीक टाइम कम है. फिर उसके बाद 43 से 24 की तरफ मूव होगा, बिकॉज उससे रीड राइट हेड से 24 जो है वो नियर है. देन 24 से 16 की तरफ मूव हो रहा है. देन 16 से हेड 82 की तरफ मूव हो रहा है. देन 82 से 140 की तरफ मूव हो रहा है. देन 140 से 170 एंड देन 199. सो टोटल सीक टाइम यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो 208 आएगा. जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम हम यूज़ कर रहे थे वहाँ पर ये टोटल सीक टाइम ज़्यादा आ रहा था. थर्ड इज स्कैन एल्गोरिथम. The disk arm moves into a particular direction and services the request coming in its path, and after reaching the end of the disk it reverses its direction and again services the request arriving in its path. स्कैन एल्गोरिथम में क्या होगा, डिस्क का जो आर्म होगा वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होगा, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होने के टाइम पर इन बिटवीन पाथ पर जितनी रिक्वेस्ट आएगी वो सारी रिक्वेस्ट को सर्व की जाएगी. और पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होते होते जब वो एंड ऑफ द डिस्क आर्म पहुंचेगा उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर देगा. और सेम इन रिवर्स डायरेक्शन में जाते टाइम जो रिक्वेस्ट जो सर्विस की रिक्वेस्ट आ रही है पाथ में वो सारी सर्विस की रिक्वेस्ट को फुलफिल की जाएगी. So this algorithm work as an elevator and hence it is also known as elevator algorithm. वो एक लिफ्ट की तरह काम करता है, एलिवेटर की तरह काम करता है. सो इसको एलिवेटर एल्गोरिथम भी बोलते हैं. एज अ रिजल्ट द रिक्वेस्ट एट द मिड रेंज आर सर्विस्ड मोर. जो रिक्वेस्ट मिड रेंज में होगी वो सर्विस ज़्यादा होगी, वो रिक्वेस्ट की सर्विस ज़्यादा होगी. एंड दोज अराइविंग बिहाइंड द डिस्क आर्म, जो रिक्वेस्ट डिस्क आर्म के पीछे आती है वो रिक्वेस्ट को वेट करना पड़ेगा. डिसएडवांटेज क्या है, हाई थ्रूपुट टाइम है, लो वेरिएंस ऑफ रिस्पॉन्स टाइम. रिस्पॉन्स टाइम का वेरिएंस लो है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी उसका डिसएडवांटेज है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी ज़्यादा है. ये सारे एडवांटेजेस है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी ज़्यादा है. सो डिसएडवांटेज में हम देखेंगे लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर द रिक्वेस्ट फॉर लोकेशन जस्ट विजिटेड बाय द डिस्क आर्म. डिसएडवांटेज में क्या है कि रिक्वेस्ट का वेटिंग टाइम ज़्यादा होगा जब भी रीड राइट हैंड जो है वो मूव होते होते सर्कुलर पार्ट में मूव होते होते पर्टिकुलर डायरेक्शन में नॉट सर्कुलर पार्ट बट पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होते होते इन बिटवीन जो रिक्वेस्ट उसके पाथ में आएगी वही रिक्वेस्ट को ग्रांट किया जाएगा, वही रिक्वेस्ट को फुलफ़िल किया जाएगा और बाकी की रिक्वेस्ट को लॉन्ग टाइम पर वेट करना पड़ेगा. सो यहाँ पर एडवांटेजेस में 3 थे, हाई थ्रूपुट टाइम, लो वेरिएंस ऑफ रिस्पॉन्स टाइम और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम. और डिसएडवांटेज में ये है कि लॉन्ग वेटिंग टाइम, कुछ रिक्वेस्ट के लिए वेटिंग टाइम बहुत लॉन्ग हो जाता है. जब तक उसका पाथ में नंबर नहीं आता तब तक उसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल नहीं किया जाता. लेट्स सी वन एग्ज़ाम्पल. यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है. एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हो कि फर्स्ट रीड राइट हेड 50 पर है. वहाँ से रीड राइट आर्म को बोला गया है कि दैट शुड मूव टूवर्ड्स द लार्जर वैल्यू. वो लार्जर वैल्यू की तरफ ही मूव होगा और इन बिटवीन पाथ में जितने रिक्वेस्ट आएगी वो सारी रिक्वेस्ट फुलफ़िल होगी. आर्म जब लार्जर वैल्यू की तरफ मूव हो रहा है तब इन बिटवीन पाथ में 43 आता है, देन 24, देन 16, देन 82, देन 140, देन 170 और लास्ट में 199. सो यहाँ पर
हम एवरेज सीक टाइम कैलकुलेट करें, द सीक टाइम कैलकुलेट करें तो वो 332 आएगा। सी स्कैन, in scan algorithm the disk arm again scan the path that has been scanned after reversing its direction। स्कैन में क्या होता था कि डिस्क आर्म अगेन स्कैन द पाथ दैट हैज़ बीन स्कैन, जो पाथ स्कैन किया गया था वही पाथ फिर से स्कैन होता है। जब वो एंड ऑफ द डिस्क जाता है तब वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर देता है और अगेन वो पाथ स्कैन होता है स्कैन एल्गोरिथम में। So it may be possible that too many requests are waiting at the other end, and or there may be zero or few requests pending at the scanned area। तो यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है वो वेट कर रही है एट द अदर एंड। अब यहाँ पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि टू मैनी रिक्वेस्ट जो है वो अदर एंड पर वेट कर रही है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है वो अदर एंड पर वेट कर रही है, और इट मे बी ज़ीरो और फ्यू रिक्वेस्ट पेंडिंग एट द स्कैन एरिया। स्कैन एरिया में ज़ीरो या तो कुछ ही रिक्वेस्ट हो पेंडिंग। तो ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सी स्कैन एल्गोरिथम यूज़ होता है, जिसके अंदर क्या होगा, इन विच द डिस्क आर्म इंस्टेड ऑफ रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन गोज़ टू द अदर एंड ऑफ द डिस्क। अपनी डायरेक्शन को रिवर्स में मूव करने के बदले वो क्या करेगा, अदर एंड ऑफ द डिस्क जाएगा, डिस्क के दूसरे एंड पर जाएगा और वहाँ से स्टार्ट सर्विसिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम देयर, वहाँ से सर्विसिंग को स्टार्ट करेगा। सो द डिस्क आर्म मूव इन अ सर्कुलर फैशन, जो डिस्क आर्म होगा वो सर्कुलर फैशन में मूव करेगा, रिवर्स में नहीं जाएगा। जैसे स्कैन में क्या होता था, जो पाथ से स्कैन हुआ वही पाथ पर रिवर्स जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। सी स्कैन में क्या होगा, सर्कुलर फैशन में डिस्क आर्म मूव होगा। एंड दिस एल्गोरिथम is also similar to scan algorithm, hence it is known as a C-scan algorithm, जिसको circular scan बोला जाता है। एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड मोर यूनिफॉर्म वेट टाइम कंपेयर टू स्कैन। स्कैन में जो वेट टाइम था उससे थोड़ा कम वेट टाइम होगा यहाँ पर। What is disk cache? Disk cache is a cache memory that is used to speed up the process of storing and accessing the data from the host hard disk। जो हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा होगा, होस्ट हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा होगा वो डेटा को एक्सेस करने के लिए एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम द होस्ट हार्ड डिस्क। डिस्क कैश एक कैश मेमोरी है, वो स्पीड अप करती है प्रोसेस को। कौन सी प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम द होस्ट हार्ड डिस्क। होस्ट हार्ड डिस्क में से डेटा को स्टोर करने के लिए, एक्सेस करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस को स्पीड अप करती है डिस्क कैश, वो एक कैश मेमोरी है। इट इनेबल्स अ फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ रीडिंग राइटिंग, रीडिंग राइटिंग की जो भी प्रोसेसेस होगी वो उसको फास्टर करेगी। एंड कमांड्स एंड अदर इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस, कमांड्स और अदर इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस को भी फास्टर करेगी बिटवीन द हार्ड डिस्क एंड द मेमोरी एंड कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स, वो रीडिंग राइटिंग प्रोसेस को फास्ट करेगी। मेमोरी कैश टू नैरो द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेमोरी, वो क्या करता है, प्रोसेसर और मेमोरी के बीच का डिस्टेंस जो है वो नैरो करता है। अ डिस्क कैश इज़ ऑल्सो रिफर टू एज अ डिस्क बफर और कैश बफर। डिस्क कैश को डिस्क बफर या कैश बफर भी बोलते हैं। साइज ऑफ द डिस्क कैश, द डिस्क कैश इज़ एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क का ही एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। एंड इज स्टैंडर्ड फीचर ऑफ द मोस्ट हार्ड डिस्क ड्राइव्स, मोस्ट हार्ड डिस्क ड्राइव्स का ये एक स्टैंडर्ड फीचर है डिस्क कैश। द साइज ऑफ द डिस्क कैश रेंजेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक की रेंज होती है उसकी, 128 MB इन स्टैंडर्ड डिस्क टू 1 GB इन सॉलिड स्टेट डिस्क।
हाउ डिस्क कैश वर्क, कैसे वो वर्क करती है। टाइपिकली डिस्क कैश स्टोर द मोस्ट रिसेंट एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम एंड डेटा, जो डेटा मोस्ट रिसेंटली यूज़ हुआ है, जो प्रोग्राम फ्रिक्वेंटली यूज़ हुआ है, वो प्रोग्राम को वो डिस्क कैश स्टोर करता है। व्हेन अ यूज़र और प्रोग्राम रिक्वेस्ट द डेटा, द ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट रिव्यू द डिस्क कैश। जब भी प्रोग्राम की रिक्वेस्ट आती है यूज़र के पास से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी, पहले डिस्क कैश में चेक करेगी कि वो डेटा अवेलेबल है कि नहीं। इफ़ द डेटा इज़ फाउंड, द ओएस एंड मेमोरी क्विकली डिलीवर द डेटा टू द प्रोग्राम। जब डेटा डिस्क कैश में से मिल जाएगा ओएस को, तो वो डेटा क्विकली डिलीवर किया जाएगा प्रोग्राम को। अ डिस्क कैश कैन ऑल्सो बी अ सॉफ्ट डिस्क कैश, वो सॉफ्ट डिस्क कैश भी हो सकती है। व्हेन इट इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन द रैम रेदर देन द होस्ट नेटिव डिस्क ड्राइव, जब वो रैम पर इम्प्लीमेंट हो रही है तो वो डिस्क कैश सॉफ्ट डिस्क कैश हो सकती है। टिल नाउ चेक योर प्रोग्रेस। Dash are the devices with fixed size slot having a unique addresses and store data accordingly. Second, dash device is not addressable and does not have any seek operation. Dash is a technique for moving a data directly between the main memory and I/O device without the CPU intervention. Guess your answers. Now check your answers. Here we have completed Unit 10. Unit 10 में हमने क्या क्या देखा वो एक बार रिवाइज कर ले। डिवाइस मैनेजमेंट में हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद आईओ डिवाइसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उसके बाद आईओ हार्डवेयर के प्रिंसिपल देखे, आईओ सॉफ्टवेयर के प्रिंसिपल देखे, देन उसके बाद डिस्क व्हाट इज़ डिस्क देखा और डिफरेंट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड Unit 10. हैव अ गुड डे, गुड बाय।